हयात अंसारी ने ट्रेन के डब्बे की खिड़की से बाहर देखते हुए सोचने वाले अंदाज में कहा, तुम मुझे अपने दोस्त के बारे में बता रही हो। ये जाज़ब की एक्टिविटी तुम्हारे इल्म में कैसे आ गई? जाज़ब इसे सब कुछ बता दिया करता था। शाहिदा ने जवाब दिया, वो मुझे आगाह कर देती थी कि जाज़ब क्या कुछ कर रहा है। पुलिस को अतीका और जाज़ब की दोस्ती का इल्म तो हो गया होगा, मुझे इस बारे में मालूम नहीं। पुलिस इसके बारे में ज़रूर छानबीन कर रही होगी। हावर की मौत जहर की वजह से हुई। पुलिस सोच सकती थी कि ये काम जाज़ब ने किया हो। मुमकिन है पुलिस ने कुछ ऐसा शुबा भी किया हो, लेकिन अगर इन्हें इस सिलसिले में सबूत मिल जाता तो वो जाज़ब को गिरफ्तार कर चुकी होती। ये भी ठीक कहा तुमने। शाहिदा कोशिश कर रही थी कि सारी बातें रवानी से बयान कर दे। इस कोशिश में शायद वो कुछ बोल भी रही हो या इसे बाज़ बातों का इल्म ही ना हो। जाज़ब से फ़ोन पर बात करने के बाद अनवर जब अपने घर में दाखिल हुआ तो आग बगोला बना हुआ था। तुम जाज़ब की रखेल भी रह चुकी हो, इसने अतीका से कहा। क्या कह रहे हैं आप? जाज़ब मेरा बस एक दोस्त रहा है कॉलेज में, अतीका ने कहा। और आपको इसका नाम कैसे मालूम हुआ? किसी से भी मालूम हो, मेरी बात गलत नहीं हो सकती। और आज मेरी समझ में आ रहा है कि तुम फाहिशा हो। अनवर, अतीका चीख पड़ी। अनवर ने इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करोगी तो टुकड़े उड़ा दूंगा। अतीका दीवार से टिक गई। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम अब मेरे साथ नहीं रहोगी, अनवर ने गुर्राते हुए कहा। लेकिन मैं तुम्हें तलाक इसलिए नहीं दूंगा कि फिर तुम जाज़ब के साथ खूब खुल कर खेलोगी। अब तो रात हो गई है, लेकिन कल तुम अपना सामान समेट कर पुराने अपार्टमेंट में मुंतकिल हो जाओ। बाहर से ताला लगा दिया जाएगा और वहाँ मैं एक चौकीदार भी मुलाजिम रखूंगा कि खाने पीने की अशिया वहाँ पहुँचा दी जाए। ये मेरा कतई फैसला है। अनवर तेजी से चलता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ। जरा देर गुस्से में टहलता रहा, फिर कपड़े तब्दील किए बगैर बिस्तर पर लेट गया। वो दिल ही दिल में जाज़ब को गालियाँ दे रहा था, जो इसके हाथ से कमल को उड़ा कर ले गया था। जरा सी देर बाद इसने बिस्तर से उठकर अलमारी से शराब की बोतल निकाली और एक ही सांस में कई घूंट ले लिए। हालांकि अपनी कार में भी वो शराब पी चुका था। बोतल बंद करके इसने अलमारी में रखी और बिस्तर पर बैठकर अपने जूते उतारना ही चाहता था कि इसके मोबाइल की घंटी बज उठी। इसने मोबाइल की स्क्रीन पर एक अजनबी नंबर देखा। इसे उलझन हुई, लेकिन इसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, मुझे यकीन है कि तुम ग्रेट अनवर हो। एक नस्वानी आवाज़ आई। तुम कौन हो? अनवर ने पूछा। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो तुम पर हज़ारों जान से फिदा है। अच्छा, अनवर हंसा। यह हादसा कब हुआ? तुम्हारे गाने तो मुझे पागल करते ही रहते हैं। फिर जब तुम्हारी तस्वीरें छपने लगी तो मेरा रुआ रुआ तुम्हें पुकारने लगा। आज मैंने लाख जतन करके तुम्हारा नंबर मालूम किया है और अब फ़ोन कर रही हूँ। खूब, अनवर मुस्कुराया। तुम्हारा रुआ रुआ मुझे पुकार रहा है। हाँ, आवाज़ आई। क्या तुम इस वक्त मेरे पास आ सकते हो? कहाँ? अनवर ने बेताबी से पूछा। इससे वो रात कमल के साथ गुजारना थी जो ना गुजार सका था। इस कॉल को इसने अपने लिए नेमत समझा। दूसरी तरफ से जो पता बताया वो आसान था, लेकिन वो बोली, तुम्हें पिछले दरवाजे से आना होगा। क्यों? मैं अपने घर वालों से बात छुपाना चाहती हूँ। पिछले दरवाजे पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम इस वक्त मेरे पास आने के लिए तैयार हो गए हो। मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अनवर ने बिस्तर से उठते हुए कहा। मुझे बेचैनी से अपना मुंतजिर पाओगे। दूसरी तरफ से कहा गया। मैं अभी आया हनी। अनवर ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए इसके कदमों में डगमगाहट थी। वो हाथी पी चुका था, लेकिन शराब के मामले में इसकी प्यास इस वक्त बुझती थी जब वो बिल्कुल मदहोश हो जाता। अनवर से थप्पड़ खाने के बाद अतीका को हासी रात गए तक नींद ना आ सकी। इसके साथ लेटी हुई सोनू भी देर से सोई थी। अतीका ने इसकी आंखों में आंसू भी देखे थे, लेकिन इससे कुछ कहा नहीं था। वो इसके रोने का सबब समझ चुकी थी। सोनू ने इसे अनवर से पिटते हुए देख लिया था। अतीका को तवक्को भी थी कि जाज़ब के किए की सज़ा वो भी बर्दाश्त करने पर मजबूर होगी। इसलिए ये बात ज़रूर बायसे तस्कीन थी कि वो दूसरे दिन पुराने अपार्टमेंट में चली जाएगी और अब अनवर से दूर ही रहना चाहती थी। बहुत कुछ सोचते हुए इसे एहसास ही नहीं हो सका कि कितनी रात गुजर गई है। कॉल बेल की आवाज़ ने इसे चौंक कर बिस्तर पर उठने से मजबूर कर दिया। वो हैरान थी कि अनवर इतनी जल्दी कैसे लौट आया। वो इसे जाते हुए तो देख चुकी थी। इसका ख्याल था कि ये सारी रात अनवर कहीं और गुजारेगा। दरवाज़ा खोलने पर अतीका चौंक गई। बाहर पुलिस थी। मिसेज अनवर, एक ऑफिसर ने पूछा। जी, मुझे अफसोस है कि आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि मुझे ये फ़र्ज अदा करना पड़ेगा। कैसी खबर है? अतीका ने पूछा। आपके शोहर मिस्टर अनवर की कार का बहुत खौफनाक एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ? अतीका ने चौंक कर पूछा। अफसर ने करीब ही एक सड़क का नाम बताया। फिर कहा, इनको बहुत जल्द अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो डॉक्टर इसे बचा ना सका। अतीका दम बहुत खड़ी ऑफिसर का मुंह तकने लगी। अभी घंटा पर पहले उन्होंने दम तोड़ा। ऑफिसर ने कहा, इसका पता इनकी जेब में पड़े हुए कार्ड से मालूम ना होता तो हम किसी तरह मालूम कर ही लेते। मैं इसलिए भी आया हूँ कि आपको अस्पताल ले जाऊँ। ये एक रस्मी सी कार्रवाई होगी कि आप इनकी लाश शिनाख्त कर लें। वैसे तो अस्पताल में सभी नहीं जानते थे, मशहूर शख्सियत थे आपके शोहर। इस दौरान में सोनू भी अतीका के दरमियान आ खड़ी हुई थी। जी जी, मैं चलती हूँ, इसने घबरा कर कहा। फिर सोनू से बोली, तुम भी चलो। ये कौन है? ऑफिसर ने पूछा। ये मेरी छोटी बहन है, अतीका ने कहा। फिर बोली, मैं चाबी लेकर आती हूँ, दरवाज़ा तो लॉक करना पड़ेगा। क्या घर में कोई और नहीं है? जी नहीं, हम बस दो ही हैं। अतीका चाबी लेने के लिए गई तो सोनू इसके साथ थी। क्या हुआ है? सोनू ने मासूमियत से पूछा। एक्सीडेंट में अनवर मर गया है, अतीका ने स्पाट लहजे में कहा। अच्छा हुआ। सोनू ने बेसाहता कहा। आपको मारा था ना? अतीका इसका मुंह देखने लगी। इन दोनों को पुलिस मोबाइल में ले जाया गया। ऑफिसर भी इनके साथ बैठा था। मैं हैरान हूँ मिस्टर अनवर, वो बोला। अतीका सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखने लगी। ऑफिसर संजीदगी से बोला,
लेडी पुलिस भी हमारे साथ है। अंदाजा था कि आप पर इस हादसे की खबर सुनकर गहरा असर हो, इसलिए आपको संभालने वाला भी कोई होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप दम बहुत सी तो हैं, लेकिन इतनी रंजीदा नहीं कि शोहर की मौत पर आपको जैसा होना चाहिए था। कुछ दिन से हमारे ताल्लुकात बहुत कशीदा थे। अतीका ने अपने रंजीदा ना होने का सबब बताया। वो कल ही मुझे अपने इस पुराने अपार्टमेंट में भेजने वाले थे। इतनी कशीदगी थी? जी, अतीका ने मुझसे जवाब दिया। अस्पताल पहुंचकर अतीका ने लाश देखी और तस्दीक कर ली कि वो अनवर ही की लाश थी। पुलिस ऑफिसर ने अतीका से कहा, डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद कल दी जा सकेगी। इसकी कार जिस तबाह हालत में मिली थी, इसे लाकर थाने में खड़ा कर दिया गया था। कल आप आकर डेड बॉडी ले जाए और तबाह कार के मामले में जो समझे वो करें। अतीका ने सारी लाने पर इत्तेफाक किया। पुलिस स्टेशन से घर वापसी पर सोनू सवालिया नजरों से अतीका की तरफ देखने लगी। वो गया पूछ रही थी कि अब क्या करना है। सो जाओ तुम, अतीका ने कहा। मोबाइल की घंटी बजी। अतीका ने कॉल रिसीव की जो इसकी हालांकि थी। काफी देर से कोशिश कर रही थी तुमसे रब्ते की, लेकिन तुम्हारा फोन ही बंद मिल रहा था। मैं पुलिस स्टेशन गई हुई थी, फोन बंद था, अभी खुला है। अनवर की बाबत खबर मिल चुकी है हमें। हम लोग तो सो रहे थे, एक पड़ोसी देर तक टीवी देखते हैं, उन्होंने खबर सुनी तो हमें फोन कर दिया। मैं घर पर हूँ अब। अतीका ने इनकी बात काट दी। यही पूछना था, मैं और तुम्हारे हालू अभी आ रहे हैं तुम्हारे पास। अतीका ने सिर्फ जी कहा और दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। आधे घंटे में हाला और हालू इसके पास थे। सोनू सो चुकी थी। हम तुमसे बहुत शर्मिंदा है अतीका, हालू बोले। हमें अनवर के बारे में सब मालूम होता रहता है। इसकी शर्मिंदगी के बायस हम तुमसे मिलने नहीं आ रहे और तुमने भी हमसे कोई शिकायत नहीं की। इंसान अपनी किस्मत की शिकायत किसी से क्यों कर करे? तुम पुलिस स्टेशन क्यों गई थी? अतीका ने वजह बयान की। हाला ने पूछा, अब क्या करोगी? ये अपार्टमेंट तो जाहिर है अब तुम्हारा हो गया और इसका बैंक अकाउंट भी। मुझे तवक्को नहीं कि अकाउंट में कोई खास रकम होगी। लड़कियों और शराब पर बेतहाशा खर्च किया जाता रहा है। मैंने तो इसकी एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश की थी, लेकिन अब मुझे इससे नफरत हो गई है। इसकी चीज़ों से भी नफरत हो गई है। ये अपार्टमेंट और इसका दूसरा अपार्टमेंट किसी फलाह इदारे को दे दूंगी, जो थोड़ा बहुत अकाउंट में होगा वो भी। और तुम क्या करोगी? हाला ने फिर पूछा। ये मैंने अभी नहीं सोचा। अगर तुमने अपार्टमेंट के बारे में कतई फैसला कर लिया तो हमारे पास ही आ जाओ। सोचूंगी हाला कि अब क्या होगा। वो बेतहाशा शराब पीने की वजह से एक्सीडेंट कर बैठा, लेकिन दूसरे दिन हाला का ये ख्याल भी गलत साबित हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात सामने आई कि वो जहर खुरानी की वजह से मरा है। इसकी कार में शराब की जो बोतल थी वो भी लेपार्ट्री ले जाएगी, इसमें जहर मिलाया हुआ पाया गया था। और जाहिर है वो जहर अनवर ने खुद शराब में तो नहीं मिलाया होगा। गोया जहर से ही दूसरा कत्ल। ट्रेन में हयात ने शाहिदा से कहा, जी अजीब मामला है, जहर से ही दो कत्ल होने वाले दोनों अफराद तुम्हारे दोस्त के शोहर थे। जी, और अतीका से इन दोनों का रवैया दुरुस्त नहीं था। जी, अतीका को गिरफ्तार होना चाहिए था। कोई सबूत नहीं मिला होगा पुलिस को, और सबूत मिलता भी कैसे जबकि कत्ल अतीका ने नहीं किए थे? तुम ये यकीन से कैसे कह सकती हो? इसलिए कि मैं अतीका को अच्छी तरह जानती हूँ। अब अतीका कहाँ है? अपनी हाला के घर चली गई होगी, शायद वहीं जाती। लेकिन इस मौके पर जाजिब काम आया। कैसे? शायद फौरन कुछ नहीं बोली और कुछ सोचने लगी। शायद ये सोच रही हो कि अब बात कहाँ से शुरू करें। जाजिब को दूसरे दिन बेदार होने पर अनवर के इंजाम का इल्म हुआ। वो दौड़ा दौड़ा अतीका से मिलने पहुंचा। इससे भी अतीका ने इसी किस्म की बातें की जो हाला और हालूस कर चुकी थी। जाजिब इसे समझाता रहा कि अपार्टमेंट के सिलसिले में वो अपने फैसले पर नजरसानी करे, लेकिन अतीका टस से मस न हुई। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जब जहर खुरानी की बात सामने आई तो पुलिस इस सिलसिले में पेशकश करने अतीका से मिलने पहुंच गई। मैं इस बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकती, अतीका ने पुलिस से कहा। मैं कैसे जान सकती हूँ कि इसकी शराब में जहर किसने मिलाया? पुलिस इस बारे में घुमा फिराकर बहुत से सवाल अतीका से कर चुकी थी, लेकिन अतीका ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया कि कानून इस पर गिरफ्त कर सकता। पुलिस ऑफिसर ने इसे फांसने के लिए ये तक कहा, अनवर साहब का अकाउंट और ये अपार्टमेंट तो अब आपका हो जाएगा। मैं इसकी किसी भी चीज़ पर कोई हक नहीं जताना चाहती। जो कुछ इसका है वो सब किसी फलाही अदारे को दे देना चाहूँगी। इस पूछगिछ के दौरान जाजिब पुलिस के सामने नहीं आया, एक अंदरूनी कमरे में टहलता रहा। पुलिस के जाने के बाद वो ड्राइंग रूम में आया। अतीका ने इसे बताया कि पुलिस ने इससे किस किस्म की पूछगिछ की। ये सब तो चलता ही रहेगा। जाजिब ने बताया, ये बताओ कि अब क्या इरादा है? अब मैं तीसरी शादी का अजाब मोल नहीं दूंगी। अतीका ने फैसला कुन लहजे में कहा। मैं पहले भी ना करती, लेकिन हाला हालू ने ना जाने क्या कहा कि मैं प्रेशर में आ गई। जरूरी नहीं कि बुढ़ापे के बारे में ही सोचा जाए, जो तकदीर में होगा हो जाएगा। मौत से पहले अपना दिल क्यों दहलाया जाए? जब तुम सब कुछ किसी वेलफेयर अदारे को दे दोगी तो जिंदगी कैसे बसर करोगी? मुलाजमत करूंगी, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। कहते हैं ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। मेरी इंडस्ट्री वो तुम्हारी नहीं। अतीका ने इसकी बात काटी, तुम्हारे वालिद की है। इसका एक डायरेक्टर मैं भी हूँ। जाजिब ने कहा, मैं किसी को भी जॉब के लिए मुलाजिम रख सकता हूँ। कोई जॉब ना भी हुई तो तुम्हारे लिए नई जॉब पैदा की जा सकती है। नहीं, अतीका ने कहा, मैं वहाँ काम नहीं करूँगी। वजह वो मैं बता नहीं सकती। तुम बस मुझसे दूर रहना चाहती हो। जाजिब ने अफसोसगी से कहा, मुझे भूल जाओ जाजिब। क्या किसी को याद रखना या भूल जाना इंसान के इख्तियार में होता है? अतीका खामोश रही। मैं तो ये शहर छोड़ देना चाहता था, लेकिन तुमने ही कसम दी थी कि ऐसा ना करो। जाजिब ने कहा, मैं इस शहर में रहकर तुमसे बेखबर नहीं रह सकता। मैं अपनी कसम वापस ले लेती हूँ। जाजिब चौंका, चला जाऊँ मैं अब इस शहर से? हाँ। अतीका ने दिल कड़ा कर लिया। जाजिब इसका मुंह तकने लगा।
शाहिदा ने अपनी बातें रोककर कहा, अब खाने का वक्त हो गया है, मुझे डाइनिंग कार से मंगवाना है, ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक जाए, मैं हासा खाना साथ लेकर चली हूँ, आप भी इसमें शरीक हो सकते हैं। शाहिदा ने खड़े होते होते कहा और ऊपर की बर्थ से 2 टिफिन उतारे। इसके पास प्लेटें और गिलास भी थे। इसने अपनी बहन को भी पुकारा, कब तक सोती रहोगी, उठ जाओ खाना खा लो। ऊँ ऐसी आवाज़ जैसे गुनूदगी में हो। शाहिदा एक टिफिन से खाना खाने लगी। तकल्लुफ़ ना कीजिए, शाहिदा ने हयात से कहा, एक ही टिफिन में इतना है कि दूसरा टिफिन खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसने दोबारा बर्थ की तरफ सर उठाकर आवाज़ दी, उठ जाओ सोनू। सोनू, हयात का लहजा सवालिया था। तुमने कहा कि तुम अपनी बहन को लेकर जा रही हो। सोनू को मैं अपनी बहन ही समझती हूँ। अतीका ने इसे तुम्हारे हवाले क्यों कर दिया? क्या वो गिरफ्तार हो गई? मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अब थक गई हूँ, खाना खाकर सोऊंगी, अभी तो कल के दिन का सफर बाकी है। मैं खुद को इस कहानी में इन्वॉल्व महसूस कर रहा हूँ, जल्द से जल्द सब कुछ जान लेना चाहता हूँ। खाने के बाद अगर थकन ने मुझे सोने पर मजबूर ना किया तो देखूंगी, अतीका ने जवाब दिया। इसके बाद सोनू को पुकारा। इस मरतबा सोनू ऊपर की बर्थ से उतर आई। इसने हयात की तरफ देखा, फिर सवालिया नजरों से शाहिदा की तरफ देखा। ये हमारे हम सफर है सोनू, शाहिदा ने कहा। बहुत अच्छे आदमी है, इनकी बातों से हमारा सफर अच्छा कट रहा है। सोनू ने एक बार फिर हयात की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। अतीका की ख्वाहिश के मुताबिक जैसी वेलफेयर के आदमी अपार्टमेंट का सामान उठाकर ले जा रहे थे, तो अतीका ने इन लोगों की निगरानी करने वाले उदेड़ उमर शाह से कहा, आपके इदारे में किसी को मुलाजमत मिल सकती है? किसे मुलाजमत दिलाना चाहती हैं आप? लहजे में एहतराम था। जाहिर है कि अतीका ने इस इदारे को बहुत कुछ दिया था। मैं खुद चाहती हूँ मुलाजमत करना, अतीका ने कहा। जिससे कहा गया वो दम बहुत रह गया। फिर इसने कहा, अगर आप इतनी ज़रूरतमंद हैं तो आपको ये सामान और रकम हमारे इदारे को देने की क्या ज़रूरत है? ये सामान जिसका था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो सारे हालात तो मेरे इल्म में है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं इस सारे सामान और इसके अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, अतीका ने कहा। लेकिन वो आपके शोहर थे, इनकी हर चीज़ पर आपका हक है, इनका कोई और वारिस सामने भी नहीं आया। आप सिर्फ मेरे सवालात का जवाब दें, मैं आपका ये पैगाम जैसी साहब को पहुंचा दूंगा। बहुत शुक्रिया, मैं अब यहाँ से जाऊँगी, जहाँ जाऊँगी वहाँ का पता आप लिख लीजिए। जैसी साहब का जवाब मुझे इस पते पर मिल जाए। वैसे मेरे पास मोबाइल भी है, इसका नंबर भी लिख लीजिए। इसने अपनी हाला का पता और मोबाइल नंबर लिखवा दिया। थोड़ी देर बाद वो सोनू को अपने साथ लेकर ऑटो रिक्शा में हालागार पहुंच गई। हालों ने छूटते ही कहा, तुम्हारा ये कदम ना मेरी समझ में आया ना तुम्हारे हालू के, तुम आसा आसा से बड़े आराम से गुजार सकती थी, लेकिन मेरी इन बातों से ये हरगिज़ ना समझना कि हम तुम्हें अपने ऊपर बोझ समझेंगे। तुम शौक से जितना अरसा चाहो यहाँ रहो। मैंने मुलाजमत के लिए जैसी वालों से ही बात की है। मेरा ख्याल है कि कल तक इनका जवाब आ जाएगा। अगर वहाँ बात ना बनी तो अखबारात देखने पड़ेंगे रोजाना, इनमें मुलाजमतों के इश्तिहारात आते रहते हैं। लेकिन अतीका को अखबार देखने ना पड़े और ना दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ा। वो और सोनू और हालू एक साथ दोपहर के खाने से फारिग हुए थे कि अजनबी नंबर से अतीका के मोबाइल फ़ोन पर एक कॉल आई। अतीका ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से कहा गया, आपने मेरा नाम नहीं पूछा था, मेरा नाम इश्तियाक है, मैं वही आदमी हूँ जिससे आपने जैसी वेलफेयर में मुलाजमत की बात की थी। जी। अतीका का दिल थोड़ा सा धड़का। मैंने अभी आपका पैगाम जैसी साहब को दिया है, वो आपकी ख्वाहिश पर मुझसे भी ज़्यादा हैरान हुए हैं और फ़ौरन आपसे मिलना चाहते हैं। वो 4 बजे तक दफ्तर में है, क्या आप आ सकेंगी? मैं भी आ जाऊँगी। तो आ जाइए, जैसे साहब आपसे मिलने के लिए बेचैन है। जो कुछ आपने किया है वो कोई मामूली काम नहीं। मैं फ़ौरन घर से रवाना हो रही हूँ। अतीका ने सिलसिला मुनक़ता करके हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। जैसी साहब के दफ्तर से फ़ोन था। जैसी साहब मुझसे फ़ौरन मिलना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे वहाँ मुलाजिम मिल जाएगी। मेरे दिमाग से ये बोझ भी हट गया। वो यकीनन तुम्हें अपने इदारे से वाबस्ता कर लेंगे। कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है तुमने। अतीका सोनू से मुखातिब होकर बोली, तुम हाला के पास रहो, अब हमें यहीं रहना है। मैं एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ, जल्दी लौटने की कोशिश करूँगी। सोनू ने सर हिला दिया। अतीका घर से निकली और एक ऑटो रिक्शा में जैसी वेलफेयर रवाना हो गई। इश्तियाक दफ्तर के सदर दरवाजे पर ही मिल गया। इसने मुस्कुराकर कहा, जैसी साहब की हिदायत थी कि मैं खुद आपका इस्तकबाल करूं और आपको इनके कमरे तक पहुंचाऊं। ये बहुत इज्जत अफजाई है मेरी। इश्तियाक ने इसे जैसी के कमरे तक पहुंचा दिया। खाने के बाद सोनू फिर से ऊपर की बर्थ पर चली गई। शाहिदा आप नींद लेना चाहती थी, लेकिन हयात की इसरार पर इसे बात जारी रखना पड़ी। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो हड़बोंग के बायस शाहिदा को चुप होना पड़ा। वहाँ से ट्रेन चली तो हयात के गुस्साने पर अतीका ने वहीं से बात शुरू की जहाँ छोड़ी थी। जैसी ने तो अतीका को हाथों हाथ लिया। बात मुलाजमत की थी, लेकिन जैसी ने अपने इदारे के करता धरता अफराद में शुमार कर लिया। अतीका से पहले इदारे के करता धरता 2 ही अफराद थे, खुद जैसी और दूसरा इनका एक बेटा। अतीका इस इदारे की तीसरी करता धरता बनी। जैसी ने इसे यह भी बताया कि वो वेलफेयर के अलावा सोशल वर्कर भी है। सोशल एक्टिविस्ट को वो बहुत अहमियत देता था। इस सिलसिले में वो हर जगह जाता और अगर बहुत मसरूफियत होती तो इसे अपनी जगह पर अपने बेटे को भेज देता, जिसको सोशल कामों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए जैसी ने इसे नजरअंदाज करते हुए अपनी जगह अतीका को भेजना ज़्यादा बेहतर समझा। जैसी का नाम तो मैंने भी सुना है, हयात बोला। क्या उम्र है इसकी? 60 साल से कम नहीं, अतीका ने जवाब दिया। ओह, आप किसी और अंदाज से सोचने लगे। जैसी को अतीका की खूबसूरती या जवानी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अतीका को कभी बेटी कहकर मुखातिब किया करते थे। सॉरी, हयात ने कहा, मुझे ख्याल आया कि शायद अब अतीका तीसरी शादी के लिए तैयार हो रही है। जी नहीं,
शैतान ने इसकी बात काटी। ये अतीका का कतई फैसला था कि अब वो शादी हरगिज नहीं करेगी। हयात बोला, मैंने दखल अंदाजी करके आपकी बातें रोक दी हैं। अच्छा, तो जैसे के इदारे में अतीका की अहमियत बढ़ती चलेगी। जी हाँ, शैतान ने बात जारी रखी। एक मौका पर नाबीना बच्चों के स्कूल में इनकी दिल बस्तगी के लिए एक प्रोग्राम बना जिसमें जैसी और इस वक्त के एक नामवर मुसव्विर को मदऊ किया गया। मुसव्विर का नाम तो कुछ और होगा, लेकिन लोगों ने इसे अहद हाजिर का माइकल एंजेलियो करार दे दिया। अक्सर इसे माइक कहकर मुखातिब किया जाता था। माइकल एंजेलियो गालिबन इटली का था। मुसव्विर के साथ आर्किटेक्ट भी और शायद कुछ और भी। मैं जिसका जिक्र कर रही हूँ वो सिर्फ मुसव्विर था। तो जैसे की जगह पर अतीका गई। जी हाँ, और दोनों ही ने एक दूसरे की आदत और अतवार को इतना पसंद किया कि दोनों के ताल्लुकात दोस्ताना हो गए। यहाँ फिर मुझे तीसरी शादी का इम्कान नजर आ रहा है। हयात भी बोल पड़ा, अभी मैं आपसे कह चुकी हूँ कि तीसरी शादी के लिए वो कथित तौर पर तैयार नहीं थी। अभी तुम कुछ उंगने भी लगी हो। हयात ने मुस्कुरा कर कहा, चलो सो जाओ, यही नीचे सो जाओ, मैं ऊपर की बर्थ पर चला जाता हूँ। शाहिदा को मौका मिल गया कि वो सोने की तैयारी करे। हयात भी अपनी बर्थ पर चला गया। माइक से अतीका की दोस्ती को महीना भर गुजरा था जब इस मामले में दूसरी मुलाकात पर शाहिदा ने कहा वो तुमसे शादी तो नहीं करना चाहता, हरगिज नहीं। इसने एक बार साफ साफ कहा था कि वो जिंदगी भर अपने गले में शादी का पट्टा नहीं पड़ने देगा। ये तो तुम्हारी तरह का फैसला है। हाँ, मुझे जिंदगी में पहली बार एक अच्छा और मुखलिस दोस्त मिला है। जाजिब के बारे में क्या कहोगी? वो अतीका ने ठंडी सांस ली। वो तो मेरा महबूब है, मैं इसके लिए परेशान रहती हूँ। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि वो मुझे भूल कर किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले, लेकिन अब तक कहीं ना कहीं मुझे देखता जरूर है। खुद इसका कहना है कि मुझे देखे बगैर इसे सुकून नहीं मिलता। इस तरह तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 2-1 दिन से मेरे जहन में एक ख्याल किलबिला रहा है जाजिब के सिलसिले में। हाँ, अतीका ने जवाब दिया, मैं कोई ऐसी हरकत करना चाहती हूँ कि मुझसे नफरत करने लगे। ऐसे क्या हरकत कर सकती हो तुम? मैं कभी कभी माइक के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती हूँ। ऐसे मौका पर मैं अगर इसके हाथ में हाथ डालकर चलना शुरू कर दूँ और चेहरे से भी जाहिर करूँ कि मैं अब बहुत खुश हूँ, तो वो क्या समझेगा? अगर वो देख ले तब ना, वो अमूमन मुझ पर नजर रखता है, वो जरूर देख लेगा। देख ले तो मैं दिल कड़ा करके इसे कह दूंगी कि वो एक नामवर मुसव्विर की बीवी बनना मेरे लिए काबिल फख्र होगा। कह सकोगी? मैं इस हद तक जानना चाहती हूँ कि वो मुझसे नफरत करने लगे। वो तुमसे शदीद मोहब्बत करता है। शदीद मोहब्बत ही नफरत में तब्दील होती है। कोई किसी को यूं ही चाहने लगे तो हालात बदल जाने पर इससे नफरत नहीं होती। शदीद मोहब्बत ही नफरत में बदल सकती है। तुम में ये तब्दीली आएगी तो माइक क्या समझेगा? सिर्फ इतना कि दोस्ती में बेतकल्फी आ गई है। ये तो मैं भी इससे कह चुकी हूँ कि शादी का ख्याल मेरे दिल में इतनी दूर जा चुका है कि इसकी वापसी का कोई इम्कान नहीं। बहुत बड़ा फैसला कर रही हो तुम। कल की एक बात बताती हूँ तुम्हें। माइक को ये मालूम हुआ कि मैं एक मामूली मकान में अपनी हाला के साथ रह रही हूँ, तो इसने मुझे पेशकश की कि इसका एक अपार्टमेंट ले लूँ। इसके पास 2 अपार्टमेंट है। एक अपार्टमेंट 14वीं मंजिल पर है। माइक ने किसी बात से मुतासिर होकर ले तो लिया, लेकिन खूब डेकोरेट भी करवाया था, लेकिन वहाँ रहता नहीं था। क्यों? इसे बुलंदी से खौफ आता है। एक बार इसकी बालकोनी में खड़ा हुआ तो इसका दिल शिद्दत से चाह के नीचे छलांग लगा दे। शायद वो ऐसा करके मार भी जाता, लेकिन 2-3 दोस्त साथ थे जिन्होंने इसे संभाला। ऐसी एक बीमारी तो होती है, शाहिदा ने कहा। मैंने इसके बारे में सुना भी है और पढ़ा भी है। वही अपार्टमेंट वो मुझे देना चाहता है। मैं टाल गई, लेकिन अगर इसने एक बार फिर मुझे पेशकश की तो मैं कबूल कर लूंगी। तो जाजिब को भी यकीन आ जाएगा कि मैं माइक से शादी करने वाली हूँ। बहुत अजीब अंदाज में सोच रही हो तुम। जाजिब की जिंदगी सुधारने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। माइक अब इस अपार्टमेंट में नहीं जाता। कभी कभी किसी दोस्त को दिखाने के लिए जाता है, लेकिन बालकोनी का रुख हरगिज नहीं करता। अतीका ने जवाब दिया, मुझसे मिलने के बाद वो कभी कभी आया करेगा, लेकिन बालकोनी से दूर ही रहेगा। शायद एक तवील सांस लेकर आएगी। गालिबन अतीका ने ऐसा किया भी होगा। हयात बोल पड़ा, सुबह हो चुकी थी, नाश्ता किया जा चुका था, ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। हयात ने नाश्ते के फौरन बाद अतीका का जिक्र छेड़ दिया था। सोनू अपनी आदत के मुताबिक ऊपर की बर्थ पर चलेगी। शायद इसे नीचे बैठना पसंद नहीं था, या फिर इसकी अब नॉर्मल शख्सियत का एक हिस्सा था। शायदा बहुत कुछ बता चुकी थी। जब हयात ने यह जुमला कहा कि गालिबन अतीका ने ऐसा ही किया होगा, हाँ, शायदा ने जवाब दिया। जब भी वो माइक के साथ कहीं पैदल चलती और इसका हाथ थाम लेती, ये तो वो समझ ही सकती थी कि जाजिब हर वक्त इसके पीछे नहीं लगा रहता, लेकिन वो किसी वक्त जरूर देख लेता होगा। 2-3 बार ऐसा हुआ कि इसने जाजिब को अपने ताक़ुब में देख भी लिया। ऐसे मौक़ों पर वो माइक के साथ हाथ में हाथ डाल भी लेती थी, इस तरह हंसती मुस्कुराती जैसे बहुत खुश हो। इसका नतीजा वही निकला जिसकी अतीका को तवक्को थी, यानी जाजिब ने इसे फ़ोन किया इस बारे में। हयात का सवाल था। हाँ, शाहिदा ने जवाब दिया। चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। जैसे ही अतीका ने फ़ोन रिसीव किया, जाजिब ने छूटते ही कहा, यह क्या मामला है अतीका? कौन सा मामला? अतीका ने तजावुज़ से काम लिया। तुम बतदरीज माइक के बहुत करीब होती जा रही हो। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हो। आखिर इससे तुम क्या चाल चलना चाहती हो? मैं वाकई बहुत खुश हूँ, अतीका ने कहा। ये मेरे साबिक शोहरों से बहुत मुख्तलिफ है, तो मैं महसूस कर रही हूँ कि इससे मेरी मोहब्बत बढ़ती जा रही है। अतीका, जाजिब की आवाज़ कांप गई। क्या इसका मतलब ये ना हुआ कि तुम मुझे बोलती जा रही हो? तुम बहुत ज़हीन हो जाजिब, कोई बात गलत नहीं समझ सकते हो। मुझसे तुम्हारी मोहब्बत जज्बात की शिद्दत से जाजिब की आवाज़ रूंध गई। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है जाजिब, इश्क नहीं होती। इश्क में इंसान किसी एक का होकर रह जाता है, सारी दुनिया इसके सामने हीश हो जाती है, लेकिन मोहब्बत में ऐसा नहीं होता। वक्त और हालात बदलते हैं तो मोहब्बत भी बदल जाती है, और मोहब्बत किसी एक से नहीं कहीं से हो सकती है। इस वक्त जाजिब पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता है जो ऐसी सूरत हाल से 2-4 हुआ हो।
तुम मजाक कर रही हो। जाजिब की आवाज़ में कपकपाहट थी। ये ज़रा भी मजाक नहीं है। तो अब तो मुझे खुदकुशी ही कर लेनी चाहिए। खुदा ना करे कि ऐसी कोई बात हो। मैं तुमसे कहती भी रही हूँ कि किसी अच्छी सी लड़की से देखकर शादी कर लो। ये बातें करते हुए अतीका अब्दीदा होगी और इंतहाई कोशिश कर रही थी कि इसके बोलते हुए जज्बात इसके लहजे से न छलके। जाजिब ने कुछ नहीं कहा। शायद कोशिश के बावजूद इसकी आवाज़ न निकल सके। चुप क्यों हो गए हो जाजिब? अतीका बोली। देखो, हर इंसान को हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। एक नामवर मुसव्वर से वाबस्तगी मेरे लिए काबिल फ़ख्र भी होगी। अतीका ने ऐसी आवाज़ सुनी जैसे जाजिब लंबी लंबी सांसें लेने लगा। इम्कान है इस मरतबा मुझे अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी। माइक के पास 2 अपार्टमेंट है। दूसरा अपार्टमेंट इसने शौक में ले लिया, लेकिन वहाँ रहता नहीं। इसे बुलंदी से खौफ आता है और वो अपार्टमेंट 14वीं मंजिल पर है। वो अपार्टमेंट वो मुझे देना चाहता है। एक बार दिखा भी चुका है। मैं ख्वाब भी नहीं देख सकती थी कि ऐसे शानदार डेकोरेटिव अपार्टमेंट में रहूंगी। मेरा दिल चाहता है कि मैं इसकी पेशकश कबूल करूं। तुमको भी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। मैं बहुत खुशी से तुम्हारी शादी में शरीक हूँ। मैं यूँ महसूस कर रहा हूँ कि तुम मुझे दीवार में चुन रही हो। जाजिब बड़ी मुश्किल से बोला। ओवरऑल अतीका ने कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। इसने महसूस कर लिया था कि अब वो अपनी आवाज़ को उबलते हुए जज्बात से दूर नहीं रख सकेगी, और हुआ भी ऐसा ही। वो लेटी हुई थी। इसने मोबाइल फ़ोन अपने सीने पर पटक दिया और इसकी आंखों से तारों के तार आंसू बहने लगे।